हेलो बच्चों, वेलकम टू द CUET कॉन्सेप्ट क्लासेस। 2025 की CUET PG की तैयारी के लिए टारगेट बैच आपके लिए। CUET कॉन्सेप्ट में MA हिंदी, MA ज्योग्राफी, MA इंग्लिश सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। मैं अनमोल तिवारी आपको सोशोलॉजी बताऊंगा, सोशोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग। और आज से हम लोग PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां लगभग हर एक क्लास में 25-30 MCQs लगाएंगे जो CUET में आए हुए हैं 2022, 23, 24 में जो आए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और अब लगभग 30 से 40 दिन बचा है एग्ज़ाम्स के लिए, तो अब जो भी आपका तैयारी का स्पीड है उसको आप बढ़ा दीजिए और तेज़ी से तैयारी कीजिए। और इस तैयारी के प्रोसेस में PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस सेक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। कभी कभी कुछ चीज़ें जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है वो भी आता है। ये सब आपको तैयारी करना है और उसके लिए अब जो टारगेट बैच आपके लिए आया है, और इस बैच से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आप अपने जितने भी डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर सोशोलॉजी पढ़ेंगे और बिना देरी किए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे PYQ सॉल्व करते हैं। और ये मैं बता दूं, अभी ये 2022 का PYQ है, तो जिसको भी अगर कोई डाउट हो तो जा करके और कहीं से डाउनलोड करके देख सकता है। और अगर आपको जो PPT है जो यहाँ पर मैं ही बताऊंगा वो चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, अभी आपको मिलेगा आगे। हाँ, ये टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आपको ये सारे PPT मिल सकते हैं। सॉल्व PPT अभी जो हम सॉल्व करेंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, बैच से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम अपने बैच के बारे में। तो इस सीरीज़ में हम लोग PYQ सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें लगभग 3 से 4 साल का CUET PG का और बाकी JNU का जो CUET से पहले JNU लिया करता था, BHU लिया करता था, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये PYQ सीरीज़ ही है पूरा। ठीक है, जो YouTube पे आपको मिलेगा वो PYQ सीरीज़ ही मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं CUET PG से। ठीक है, CUET PG शुरू कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो PYQs थे उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ए मैन एंड हिज वर्क इज स्टडीड इन विच फील्ड। अब देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में पहला जो यूनिट है उसमें एक यूनिट है सोशोलॉजी, सोशोलॉजी प्लस अदर सोशल साइंसेस, अदर सोशल साइंसेस। सिलेबस आप देखेंगे तो सोशोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब से है। तो ये जो क्वेश्चन है वहीं से आया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे कि एकदम पहले यूनिट से ही पहला क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो कन्फ्यूजिंग है, एक एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो इसका जो आंसर है वो एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, क्योंकि मैन, साइंस ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स, जैसे कि हम एंथ्रोपोलॉजी में ही बोलते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ मैन का, जो ह्यूमन काइंड का, उस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है। सोशोलॉजी में मोर ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स के बारे में, इंटरेक्शंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। दिस इज अ माइन्यूट डिफरेंस, इसको ध्यान देना है। तो ये जो साइंस ऑफ मैन जो आया वो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में देखा जाता है। इसी तरीके से अभी ये 2022 में आया है। इसी तरीके से इसी साल एक और क्वेश्चन आया था जिसमें साइको एनालिसिस के बारे में पूछा, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया। इसी तरीके से पॉलिटिकल सोशोलॉजी से आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस पे अगर हम ध्यान दें तो उसी से हमको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है कि सोशोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस। तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हो सकता है, हिस्ट्री से आ जाए और साइकोलॉजी से आ सकता है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे साइको एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा है। तो ये पहला क्वेश्चन, द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ मैन इज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी एंड द राइट आंसर इज एंथ्रोपोलॉजी। दूसरा, द सोशल प्रोसेस थ्रू विच children develop an awareness of social norms and values and achieve a distinct sense of self is known as what। अब देखिए, यहाँ पर अगेन सिलेबस को फॉलो करते हुए अगला जो की कॉन्सेप्ट था वो सोशलाइजेशन था। उससे डायरेक्ट सोशलाइजेशन का ये डायरेक्ट डेफिनेशन है कि सोशलाइजेशन क्या है, कि अ प्रोसेस, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप एन अवेयरनेस। जो चिल्ड्रन होते हैं वो सोसाइटी के बारे में जानते हैं और उनको सेल्फ के बारे में भी अवेयर होते हैं कि हम कौन हैं, हमारे क्या रोल है, क्या स्टेटस है, क्या नॉर्म्स और वैल्यूज़ है, जिस सोसाइटी के हम पार्ट हैं, वो सब जो सीखते हैं वो प्रोसेस ही सोशलाइजेशन है। तो दिस इज अ डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन।
डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन। तो अगर आप सिर्फ सोशलाइजेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हो सकता है सब क्वेश्चंस इजी लग रहे हो, कभी कभी सिंपल डेफिनेशंस कंफ्यूजिंग हो जाते हैं सोशलाइजेशन में, और यहीं पर दूसरा टर्म होता है कल्चरेशन वगैरह, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या हमें पता है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि हम एजुकेशन के थ्रू भी जानते हैं कि नॉर्म्स एंड वैल्यू क्या है, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी और स्कूल एजुकेशन के थ्रू भी हमको पता है कि हम अपने सेल्फ के बारे में या नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बारे में इनके थ्रू भी जान सकते हैं। लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बाकी अदर मीडियम्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम फैमिली सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं। दैट इज एग्जांपल इज फैमिली या नेबरहुड या पीयर ग्रुप, उनके थ्रू भी हम जानते हैं कि हमारे नॉर्म्स वैल्यूज़ क्या है, या सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ जो होता है वो सोशलाइजेशन के थ्रू ही होता है। तो बाकी आंसर भी सही हो सकते हैं, लेकिन चारों में बेस्ट आंसर जो होगा वो सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि वो ओवरऑल इस जो आपको क्वेश्चन पूछा उसका ओवरऑल आंसर सोशलाइजेशन ही होगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद ही सही आंसर पे जंप करना, अदरवाइज गलती हम लोग कर सकते हैं। आगे, द सोशल ऑनर और प्रेस्टीज अकॉर्डिंग टू अ पर्सन और अ पर्टिकुलर ग्रुप बाय अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज नोन एज व्हाट। सी, यहाँ पर पूछा है सोशल ऑनर और प्रेस्टीज, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर सोशल, किसी को जो ऑनर है, किसी का जो प्रेस्टीज है, वो हम सोशियोलॉजी में किस टर्म से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको नहीं बन रहा है तो सिर्फ अगर आप हिंदी भी पढ़ेंगे तो भी चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। एंड द आंसर इज स्टेटस। हम किसी के स्टेटस क्या होता है, डेफिनेशन ही है कि सोशल पोजीशन। स्टेटस का अगर डेफिनेशन ही हो तो व्हाट इज द सोशल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, और वो जो पोजीशन है वो दूसरे उनको देते हैं। किसी का स्टेटस वो खुद ही डिसाइड नहीं करता है, वो सोसाइटी डिसाइड करती है कि सोशल स्टेटस किसी का क्या होगा, और उसी स्टेटस से रिलेटेड ऑनर और प्रेस्टीज होता है। तो इसका सीधा साधा आंसर है स्टेटस। तो अगेन ये सिलेबस को, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से कि सोशोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, फिर सोशलाइजेशन से, स्टेटस एंड रोल से। तो ये पूरा सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है पूरे सिलेबस से मिलता जुलता है। तो इसीलिए अब तक तो आपने सिलेबस पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर अभी नहीं पढ़ा है, अब जाकर आप सीरियस हो रहे हैं, तो प्लीज़ सिलेबस को एक बार पूरी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट सिलेबस से ही दिख रहे हैं। अदरवाइज एनटीए है, बियॉन्ड सिलेबस क्वेश्चन कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले सिलेबस पूरा तैयार होना चाहिए। देखिए, साइको एनालिसिस का फाउंडर कौन है? फ्रॉम द फॉलोइंग हु वाज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। तो अगेन मैंने कहा कि जो अदर सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है और उसका अगर रिलेशन सोशोलॉजी से है तो उसको भी एक बार हमको देख लेना है, एग्जाम में आ जाता है। तो इसी एग्जाम में हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक एंथ्रोपोलॉजी का और साइकोलॉजी का। तो सिगमंड फ्रॉइड वाज द फाउंडिंग फादर और द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, और उसके बाद कई लोग हुए जो साइको एनालिसिस पर उन्होंने काम किया, बट स्टार्ट जो किया वो सिगमंड फ्रॉइड ने किया। ठीक है, ये सीधा सीधा। बाकी ऐसे भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे। कार्ल मार्क्स का साइको एनालिसिस से कुछ विशेष रिलेशंस नहीं है। हर्बर्ट मीड और कुले सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थे, डायरेक्ट साइको एनालिसिस उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट यहाँ पर जो आंसर होगा वो सिगमंड फ्रॉइड होगा। हु सेड that self is a social self? Self is a social self which requires a sociological perspective if we are to understand how self emerges and how self develops. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्फ है, जो एक सेल्फ इंडिविजुअल जो आइडेंटिफाई करता है जो सेल्फ, इट्स मी, और जो भी एक वो आइडेंटिटी एक्वायर करता है वो सोशल सेल्फ होता है। ठीक है, वो आइसोलेशन में नहीं होता है। ऐसा कहने के लिए सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। इसमें से कौन थे जो जिनका अप्रोच होगा कि जो सेल्फ है वो एक सोशल सेल्फ है, और उसके लिए हमें सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि कैसे सेल्फ इमर्ज होता है और वही सेल्फ डेवलप होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इन्होंने ही स्टेजेस दिए, आई और मी का जो कॉन्सेप्ट दिया, इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए, और जो सेल्फ का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू होता है वो G.H. मीड ने अपने वर्क्स में समझाया है। तो ये हमें समझना है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, बट सिंपल है कि अगर आपने G.H. मीड डायरेक्ट सिलेबस में भी मेंशन है सेल्फ सोशलाइजेशन वाले सेक्शन में, तो आप इनको देख सकते हैं।
द प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ अ ट्रेडिशन। अब ये आप इस क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकोलाइजेशन, ठीक है, कि ये यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकोलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पर ये इन दोनों में से किसी एक का डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन और रिडक्शन टू लेस सिस्टमैटिक एंड लेस रिफ्लेक्टिव डायमेंशन इज रेफर्ड टू एज, क्या इसका आंसर होगा। जैसे अगर हम ये कॉन्सेप्ट पढ़े यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकोलाइजेशन, तो उसमें एक प्रोसेस है कि जैसे कुछ ट्रेडिशन जो होते हैं वो छोटी जगह से शुरू होते हैं, लेकिन जो बड़े सोसाइटी से जाकर के मिल जाते हैं, तो वो प्रोसेस होता है यूनिवर्सलाइजेशन का। और कभी कभी कुछ ट्रेडिशन ऐसे होते हैं जो लोकलाइज हो जाते हैं, लेस सिस्टमैटिक, और उसमें जो ट्रेडिशन है वो रिड्यूस हो जाता है टू लोकल एरिया, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैरोकोलाइजेशन। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है हमारे जब आप इसको इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे, इंडियन सोसाइटी वाला देखेंगे सेक्शन सिलेबस का, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है दो, यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकोलाइजेशन, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकोलाइजेशन, ये दो कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रेडिशंस स्मॉल से लार्जर सोसाइटी से ट्रेडिशन में जुड़ते हैं, या फिर उसी का अपोजिट, जब कोई बड़ा ट्रेडिशन रिड्यूस होकर के लोकलाइज हो जाए तो वो पैरोकोलाइजेशन कहा जाता है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन है, संस्कृताइजेशन है, तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, बट जब हम लोग MCQ सॉल्व करें, मैं हमेशा कहता हूँ, तो बाकी ऑप्शंस पे भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा, अगर हम पैरोकोलाइजेशन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है और संस्कृताइजेशन क्या है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस और आप डेवलप कर सकते हैं। रिवीजन जब आप करें तो इस तरीके की चीज़ों को ध्यान दें कि जब हम MCQ सॉल्व करें तो अदर ऑप्शंस पे भी ध्यान देंगे, तो अधिक से अधिक हमारी तैयारी और होगी। जैसे ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन सोसाइटी। देखिए, जब हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं और सोशोलॉजी में बाकी उसके एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे फैमिली हुआ, एजुकेशन, अदर इंस्टीट्यूशंस या कुछ भी, तो एक अप्रोच से पढ़ते हैं, जो पर्सपेक्टिव भी हम लोग कहते हैं कि किस पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, किस पर्सपेक्टिव से हमें देख रहे हैं, और हर पर्सपेक्टिव अपने तरीके से चीज़ों को देखता है। तो उसमें से एक पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिज्म, कन्फ्लिक्ट, इंटरेक्शनिज्म, पॉजिटिविज्म। पहली बात तो ये चारों आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनलिज्म क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, इंटरेक्शनिज्म क्या है और पॉजिटिविज्म क्या है। अब उसके बाद ये पता होना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जैसे फंक्शनलिस्ट जो है वो सोसाइटी के जो भी स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्स हैं, उनके क्या फंक्शंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये मैक्रो लेवल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बड़े स्ट्रक्चर हैं सोसाइटी के और उनका क्या फंक्शन है, प्लस किस तरीके से सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहे, और कभी कभी स्टेटस को भी मेंटेन करने की बात करते हैं कि स्टेटस को बना रहे। ऐसा जो अप्रोच है वो फंक्शनलिस्ट का है। उसी से थोड़ा अपोजिट है कन्फ्लिक्ट का, ये भी मैक्रो लेवल पे देखता है, बट ये सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की इनइक्वालिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इंटरेक्शनिस्ट माइक्रो लेवल पे आएंगे, और ये जो है इंटरेक्शंस की बात करेंगे, जो ग्रुप लेवल पे इंटरेक्शन होता है, सिंबॉलिक मीनिंग्स होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और पॉजिटिविज्म तो एक अलग अप्रोच है जो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखने की बात करता है। चीज़ यहाँ पर हमारा कहने मतलब है सोसाइटी को पॉजिटिवली, जब हम कहते हैं कि पॉजिटिवली देखना चाहिए, तो पॉजिटिव अप्रोच कहता है साइंटिफिकली देखने के लिए। तो यहाँ से अब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग 4 चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है, वो ये ध्यान रखता है कि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन रहे। तो इट्स द अप्रोच ऑफ फंक्शनलिज्म। ये MCQ है, इसको आपको याद ही करना है, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है समझने के लिए। PNDT प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट वॉज पास्ड इन 1994। ये तो सिर्फ याद करना है, इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ एकदम ऑब्जेक्टिव है, सीधे आपको याद करना है, ज़्यादा समझना नहीं है कि क्या है क्या नहीं। ईयर याद करना है कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट का पास हुआ था, दैट इज 1994। आप इतना याद कीजिए, इसके अलावा और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, एक्सेसिव रेगुलेशन में रिजल्ट इन दैट ब्लैंक टाइप ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सोसाइटी के बारे में बात किया गया है। तो जब भी हम सोशोलॉजी पढ़ेंगे, कुछ क्लासिक सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और क्लासिक सोशोलॉजिस्ट में पढ़ेंगे तो डर्कहाइम को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है, डर्कहाइम को बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। और उनमें से उनका एक मेजर वर्क है सुसाइड, जो आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। सुसाइड उन्होंने बहुत डिटेल्ड स्टडी के बाद एक बुक लिखी सुसाइड, और उसके बाद उन्होंने इसके 4 टाइप्स दिए, और 4 टाइप्स में भी 2 कैटेगरी में, रेगुलेशन और नॉर्म्स। तो इफ़ देयर इज एक्सेसिव रेगुलेशन, सुसाइड के चांसेस हैं। इफ़ देयर इज़ वेरी लेस रेगुलेशन, तब भी सुसाइड है। बहुत ज़्यादा अगर आप सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो भी सुसाइड हो सकता है। आप सोसाइटी से बिल्कुल इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटीग्रेशन जो टर्म है, अगर आप बिल्कुल भी इंटीग्रेटेड नहीं है, अलग है, तो भी सुसाइड है। तो रेगुलेशन के बेसिस पे इफ़ देयर इज एक्सेसिव रेगुलेशन देयर इज सुसाइड, चांसेस ऑफ सुसाइड। इफ देयर इज नो रेगुलेशन और वेरी लेस रेगुलेशन देयर इज अ चांसेस ऑफ सुसाइड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फैटलिस्टिक होगा। जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन हो तो वो फैटलिस्टिक सुसाइड होता है, ठीक है। बाकी और इसके सुसाइड के हैं, इफ देयर इज टू मच इंटीग्रेशन इट मे लीड टू एल्ट्रुस्टिक सुसाइड। इफ देयर इज नो और लेस इंटीग्रेशन एगोइस्टिक। जहाँ पर एक्सेसिव रेगुलेशन है दैट इज फैटलिस्टिक। जहाँ पर रेगुलेशन बहुत कम है, बहुत कम नॉर्म्स हैं, तब वहाँ पर एनोमिक सुसाइड होगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज फैटलिस्टिक सुसाइड व्हेन देयर इज एक्सेसिव रेगुलेशन। जब सोसाइटी में एक्सेसिव रेगुलेशन होगा तो जो टाइप ऑफ सुसाइड होगी वो फैटलिस्टिक सुसाइड होगा। तो ये 4 टाइप के सुसाइड के बारे में डर्कहाइम ने बात की है, और ये याद होना चाहिए। डर्कहाइम को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आए हुए हैं और आगे भी एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगेन उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया, एन इकोनॉमिक बूम अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम माइट रिजल्ट इन विच टाइप ऑफ सुसाइड। जब इकोनॉमिक बूम हो, बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिकली कुछ प्रोग्रेस हो जाए, बूम आ जाए, तो किस टाइप का सिचुएशन होगा। तो उस टाइम के में नॉर्म्स जो होंगे वो ब्रेक होंगे, ठीक है। नॉर्म्स जो होंगे वो ब्रेक होंगे, तो देयर कैन बी अ कंडीशन ऑफ नॉर्मलेसनेस। नॉर्म्स जब रिड्यूस होंगे तो देयर कैन बी अ कंडीशन ऑफ नॉर्मलेसनेस। तो जब नहीं नॉर्म्स होंगे, रेगुलेशंस बहुत कम होंगे, तो किस टाइप का सुसाइड होगा, वो एनोमिक सुसाइड होगा। तो मैंने 4 टाइप के सुसाइड बताए, जब नॉर्म्स बहुत एक्सेसिव हो, जब नॉर्म्स बिल्कुल ना हो, तो जब बिल्कुल नहीं है तो एनोमिक है, और बहुत ज़्यादा है तो फैटलिस्टिक है। बहुत ज़्यादा आप सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेशन है, तो एल्ट्रुस्टिक, और बहुत लेस और नो इंटीग्रेशन देन इट इज़ एगोइस्टिक सुसाइड। ये आपको याद करना है। तो यहाँ का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा वो होगा एनोमिक सुसाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉम्ट, ठीक, ड्यूरिंग द ब्लैंक थॉट एंड एक्सप्लेनेशन डेवलप्ड बेस्ड ऑन साइंस एंड एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज, यहाँ पर बात हो रही है स्टेजेस की। तो आपको पता होगा कॉम्ट ने 3 स्टेजेस दिए, 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थॉट या साइंस, जैसा भी कहिए, डेवलपमेंट ऑफ थॉट, कि किस तरीके से थॉट्स डेवलप हुई। तो पहला स्टेज थियोलॉजिकल था, उसके बाद मेटाफिजिक्स था, और फिर पॉजिटिव स्टेज था, ठीक है। तो किस स्टेज में साइंस और एक्सपेरिमेंटेशन की बात हुई। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि पॉजिटिविज्म किसके बारे में बात करता है, साइंस, साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात करता है। तो इट इज़ द पॉजिटिव स्टेज, जब पहला थियोलॉजिकल स्टेज, उसके बाद मेटाफिजिकल स्टेज, उसके बाद जब पॉजिटिव स्टेज आता है, उस समय साइंस और एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटेशन की बात होती है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हम जानकारी हमें मिल रही है, वो साइंटिफिक तरीके से गेन की गई है। तो वो जो स्टेज होता है वो पॉजिटिव स्टेज होगा। तो आंसर जो आपका आएगा वो आंसर है पॉजिटिव स्टेज, ठीक है। तो अब आपके सिलेबस में कॉम्ट शायद नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको कॉम्ट पढ़ना होगा, क्योंकि जब हम बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, कभी कभी आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो सिलेबस में है नहीं उससे क्वेश्चन कैसे आ रहा है। तो पहली बात तो इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना होगा। और दूसरा कि अगर हम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना जरूरी है। कॉम्ट हो, चाहे डर्कहाइम हो, चाहे मार्क्स हो, वो हम वहीं पर आ जाता है जब हम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब जब फाउंडिंग फादर्स की बात हो रही है तो डर्कहाइम से क्वेश्चन आ गया, कॉम्ट दिख गए, कॉम्ट से भी क्वेश्चन आया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर जो है वो है वेबर,
ठीक है। तो ये वेबर का, इसमें अगेन कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको याद रखना है कि ये वेबर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये मैक्स वेबर की बुक है। ठीक है, ये आप इसको याद ही कर लीजिए, इसके अलावा उसमें और कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो बुक है बेसिकली ये बताया गया है कि जो प्रोटेस्टेंट एक रिलीजन है उनके ऐसे एथिक्स वैल्यूज़ हैं जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं। इस बुक में इन्होंने रिलीजन और कैपिटलिज्म के बीच का रिलेशन बताया कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट एक रिलीजन है उनके एथिक्स ऐसे हैं जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, तो वो मैक्स वेबर ने बुक लिखी और बहुत फेमस बुक है। इसके अलावा इसी बुक में इन्होंने बाकी रिलीजन के बारे में पढ़ा, हिंदुज़म के बारे में पढ़ा, बाकी रिलीजन में पढ़ा कि क्यों किसी पर्टिकुलर रिलीजन में ही कैपिटलिज्म इमर्ज हो, बाकी में क्यों नहीं हुआ। तो ये जो बुक है वो मैक्स वेबर की है। आगे, द आइडियाज ब्लेंडेड इन द थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन आर बेस्ड ऑन द की कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जब सोशियोलॉजी डेवलप हो रहा था तो बाकी साइंस से भी वो प्रभावित हुआ। उसी में से एक सब्जेक्ट था बायोलॉजी, और बायोलॉजी और बाकी जो उस समय के काम थे उसी में से जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन के काम से भी उस समय सोशियोलॉजिस्ट प्रभावित हुए। और जिस तरीके से डार्विन ने बताया कि किस तरीके जो स्पीसीज हैं वो इवॉल्व हुई किन किन बेसिस पर, उसी बेसिस पे सोसाइटी भी इवॉल्व हुई, ऐसा सोशियोलॉजिस्ट ने पढ़ा। खासकर उसमें जो मेजर नाम आता है वो स्पेंसर का आता है। ठीक है, कि जिस तरीके से डार्विन ने स्पीसीज को पढ़ा कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज क्यों सर्वाइव कर गई और कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने पूरा एक थ्योरी दिया। उसी थ्योरी को अप्लाई किया गया सोशियोलॉजी में और स्पेशली हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो वो क्या क्या बेसिस था, तो पहला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन, कि सोसाइटी जिस तरीके से स्पीसीज वही स्पीसीज सर्वाइव कर पाए जो फिट थे, चेंजिंग क्लाइमेट के से बच सके चाहे जो भी हो, तो जो फिट रहे वो सर्वाइव कर गए। उसी तरीके से सोसाइटी में भी ऐसा हुआ कि जो सोसाइटी फिट थी मतलब पावरफुल स्ट्रांग रही, वो बच गई। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सेकेंड द इनहेरेंट इनस्टेबिलिटी ऑफ ऑल सोशल सिस्टम। और ये दूसरा रीजन रहा कि जो हर एक जो सोशल सिस्टम है अपने आप में इनस्टेबल है, इनस्टेबल इन द सेंस कि समय के साथ चेंज होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है कि जो थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन का जो की कॉन्सेप्ट है ये दोनों चीज़ों को लेता है। तो ऑप्शन सी दैट इज ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट है। दोनों ऑप्शन, नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड सेकेंड द इनहेरेंट इनस्टेबिलिटी ऑफ ऑल सोशल सिस्टम, ये दो बेसिक आइडियाज हैं थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन। ठीक है, सोसाइटी का जो इवोल्यूशन हुआ उस सेंस में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको अगेन थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि सोशल इवोल्यूशन जो होगा वो लगभग अगर हम इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज को देखें तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। डर्खाइम, अगेन डर्खाइम के एक और क्वेश्चन, तो ये कुछ की सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, चाहे डर्खाइम, मार्क्स वेबर और कॉम्ट, उनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो डर्खाइम से एक और क्वेश्चन आया, फॉर डर्खाइम ब्लैंक इज द कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर दैट अंडरपिन्स द इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट। तो यहाँ पर डर्खाइम के सॉलिडारिटी कॉन्सेप्ट को यूज किया, उन्होंने सॉलिडारिटी के बारे में बात की कि देयर इज 2 टाइप ऑफ सॉलिडारिटी, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है मैकेनिकल, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कब होती है, किस सोसाइटी में ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी हमको देखने को मिलता है और किस सोसाइटी में हमें मैकेनिकल देखने को मिलता है। तो जो मॉडर्न सोसाइटीज है, जो आज की हम सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखते हैं, वहाँ पर हमें ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी देखने को मिलती है, जहाँ पर देर इज ए कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, हर कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, तो देर इज ए कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर। देन इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हमें देखने को मिलती है और एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट, हर कोई एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये जो फीचर है ये मॉडर्न सोसाइटीज़ के हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के हैं। और यहाँ पर किस टाइप की सॉलिडारिटी देखी जाती है, वो है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। इसी का जस्ट अपोजिट जो हम रूरल सोसाइटी में देखते हैं, जहाँ पर उतना कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है और उतना इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, तो वो जो है वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडारिटी का। अगला क्वेश्चन, हाँ, अभी मैं बात कर रहा था कि आपको
जो जो की सोशोलॉजिस्ट हैं उनके नाम पता होने चाहिए, नाम के साथ उनके जो उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, क्या क्या बुक लिखे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कार्ल मार्क्स, डर्कहाइम, मैक्स वेबर, J.H. मीड, उनके बुक्स के नाम। तो ये अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उन लोग के मेजर बुक्स लेंगे, जैसे कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फेमस बुक, एमाइल डर्कहाइम द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी अभी हमने देखा, मैक्स वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड J.H. मीड माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी सी। तो ए का A4 दिस वन दोनों सही है, बी का थर्ड दोनों सही है, मैक्स वेबर डी सेकेंड, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। कि जो कार्ल मार्क्स का बुक है, उनकी बुक है बहुत फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एमाइल डर्कहाइम की बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, J.H. मीड की फेमस बुक द माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर का इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ये सीधा सीधा है, आपको बुक का नाम पता है तो इजीली बन जाएगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा। इसमें बहुत ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगा सकते, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन बुक किसकी है। द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज एज एडवोकेटेड बाय स्पेंसर। स्पेंसर अगेन आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है स्पेंसर का नाम, बट आपको पढ़ना होगा। और उन्होंने सोशल चेंज के बारे में बात किया कि सोसाइटी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती हो तो कौन सा है, तो वो उन्होंने कहा था मिलिट्री से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंज होता है। पहले मिलिट्री सोसाइटी थी, फिर अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर कि पहले आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले मिलिट्री सोसाइटी था, उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी आया, ऐसा स्पेंसर का कहना है। तो जब अगर अब इसको आपको ऐसे पढ़ना होगा कि जब स्पेंसर से 2022 में क्वेश्चन है तो स्पेंसर्स के बाकी काम भी आपको पता होने चाहिए कि और कौन सी बुक लिखी या और कौन सा कॉन्सेप्ट दिया। जैसे अभी मैंने बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या सोशल इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक एनालॉजी, ये सब जो है स्पेंसर का काम है। तो ये आपको पता होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये सिलेबस में कहीं नहीं है, डायरेक्ट सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। इन मीड्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट द सेल्फ द फर्स्ट स्टेज हैज बीन रेफर्ड टू एज। तो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था एमसीक्यू, जिसमें किसने सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिया था सेल्फ के डेवलपमेंट का। ठीक है, हम लोगों ने इसको देखा, अभी क्वेश्चन आया था इससे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ही था कि सेल्फ इज जो सेल्फ है वो सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू डेवलप होते हैं और उसके लिए हमें सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव चाहिए उसके स्टेजेस को समझने के लिए और कैसे सेल्फ इमर्ज हो उसके लिए। तो किसने दिया था? J.H. मीड ने। अब J.H. मीड ने जो स्टेज दिया है उसमें वही पूछा कौन कौन सा स्टेज उन्होंने दिया था। तो कौन कौन स्टेज उन्होंने दिया? द गेम स्टेज, द प्ले स्टेज, नेसेंट स्टेज एंड प्राइवेट स्टेज। तो प्रॉब्लम इसके जो पहला स्टेज है वो दोनों ही इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, तो टेक्निकली ये ऑप्शंस गलत हैं। तो पहला प्रिपरेटरी स्टेज है, गेम स्टेज है, प्ले स्टेज है। तो ये इसमें से जब मैं आंसर की मैच किया तो दोनों ऑप्शन दिया है, ए एंड बी दोनों दिया है। तो इसका तो सही आंसर नहीं है इसमें, जो पहला स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें नहीं दिया है। तो इसमें से अगर आप बाकी 2 ऑप्शन ठीक करके आते तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसा मुझे आंसर की देख के लगा। बाकी पहला स्टेज था वो प्रिपरेटरी स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज, देन गेम एंड प्ले स्टेज, ये 2-3 स्टेज के बारे में उन्होंने बात किया है। तो ये एग्ज़ाम में आया था, वो टेक्निकली गलत है, बट दोनों में से आप कोई भी टिक करते तो मैंने आंसर की में देखा तो आपको नंबर मिल जाता। ये मीड का थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ये डायरेक्ट आपके सिलेबस में है। आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें मीड का ये डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ की बात है। द प्रोसेस बाय विच एन आउटसाइडर, इमिग्रेंट और सबऑर्डिनेट ग्रुप becomes indistinguishably integrated into the dominant host society is referred to as what? अब देखिए, ये पहली बात है, सोशल प्रोसेस वाला जो यूनिट है सिलेबस का, सोशल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें अकोमोडेशन, असेसिमिलेशन, कंपटीशन, इंटीग्रेशन, ये सब दिया हुआ है, इस सिलेबस का पार्ट है। उसी में से एक का डेफिनेशन इसने पूछा है कि कौन सा प्रोसेस है। सपोज करिए एक सोसाइटी है, होस्ट सोसाइटी, ठीक है, उसमें से कुछ लोग जाते हैं उस सोसाइटी में और इस तरीके से जाते हैं कि वो बिल्कुल मिलजुल जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि ये अलग सोसाइटी के मेंबर थे, बिल्कुल ही इनडिस्टिंग्विशेबली, मतलब आप इनको पहचान ही नहीं सकते हैं कि बाहर से आए थे, इसको ही बोला जाता है इनडिस्टिंग्विशेबली। तो वो कौन सा प्रोसेस है? तो ये कब होगा? जब आप किसी और सोसाइटी में जाते हैं और बिल्कुल वहाँ के जो भी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं, कस्टम्स है, सबको एकदम फॉलो करते हैं और मिलजुल जाते हैं। तो उस प्रोसेस को एसेसिमिलेशन बोलते हैं, एकदम घुल मिल जाना, ठीक है।
उस प्रोसेस को बोला जाता है एसेसिमिलेशन। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 है, एसेसिमिलेशन। इज दिस द प्रोसेस इन विच अ स्मॉल सोसाइटी, और जो आउटसाइडर है, इमिग्रेंट है या सबऑर्डिनेट ग्रुप है, जब वो होस्ट सोसाइटी से या डोमिनेट सोसाइटी में जाती है और बिल्कुल मिलजुल जाती है, उसको हम बोलते हैं एसेसिमिलेशन। इसी से एक और है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है, आप बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है लेकिन साथ रहते हैं। कंपटीशन में, कंपटीशन तो आपको पता है कि एक कंपीट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट में जुड़ते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी आपकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ग्रुप आइडेंटिटी है, वो बनी रहती है। बस एसेसिमिलेशन में आइडेंटिटी एकदम सेपरेट नहीं देख सकते, वो बिल्कुल मिलजुल जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस होगा एसेसिमिलेशन का होगा, जहाँ पर इनडिस्टिंग्विशेबली इंटीग्रेट हो जाते हैं। टोनिस, जेलेशाफ्ट, जेमेशाफ्ट, दो कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। टोनिस का दो कॉन्सेप्ट है जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, और ये दो उनका कॉन्सेप्ट है। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, जेलेशाफ्ट एंड जेमेशाफ्ट। जेमेशाफ्ट का स्पेलिंग था ऐसे ही कुछ है, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। एक जेलेशाफ्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी के लिए है, और जेमेशाफ्ट है कम्युनिटी के लिए। और यहाँ पर जेलेशाफ्ट का जो मीनिंग होगा वो जो होगा सोसाइटी से रिलेटेड होगा, और उसका जो मीनिंग होगा वो एसोसिएशनल, इम्पर्सनल और इंडस्ट्रियल सोसाइटी से होगा, ठीक है। ऐसा टाइप ऑफ सोसाइटी जहाँ पर मॉडर्न टाइम में जो हम देखते हैं, जहाँ पर जो एसोसिएशनल है, काम से लोग जुड़े हुए हैं, इम्पर्सनल रिलेशंस हैं, और इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसके लिए उन्होंने टर्म दिया था जेलेशाफ्ट, जिसका मोटा जो ट्रांसलेशन हो सकता है वो कुछ सोसाइटी से मिलता जुलता है, एग्जैक्ट तो नहीं, सोसाइटी से। और इसी का अपोजिट उन्होंने दिया था जेमेशाफ्ट, उसका मीनिंग होता है स्मॉल रूरल टाइटली निट कम्युनिटीज। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, और यही टोनिस का सबसे फेमस काम में से एक है, जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जेलेशाफ्ट और जेमेशाफ्ट दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, सोसाइटी और कम्युनिटी उसका एक ब्रॉड ट्रांसलेशन है, जैसा हम देखते हैं, ठीक है। अनदर वेरी फेमस एमसीक्यू सोशियोलॉजी के लिए कि कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये कई सारे एग्जाम्स में आ गए हैं। आप बीएचयू के पीवाईक्यू में भी देख सकते हैं, नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी देख सकते हैं कि कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बहुत फेमस है। और ये जिसने भी एक आध बार भी किसी का कोई भी एग्जाम का पीवाईक्यू देखा होगा, उससे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ऑगबर्न ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, और इसका मतलब है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जिसमें इन्होंने मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर जो कल्चर होते हैं उनमें डिफरेंस की बात की गई कि कुछ सोसाइटी में क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकली, सब एग्जांपल है मटेरियल कल्चर है कि टेक्नोलॉजी तो एडवांस कर गई, लेकिन जो नॉन मटेरियल पार्ट है, वैल्यूज, नॉर्म्स, वो अभी भी पीछे रह गई। तो एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा उसके कंपेयर में पीछे रह जाता है। तो उस कंडीशन में लैग करना मतलब क्या रहना, पीछे रह जाना। उसी को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ऑगबर्न ने कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल लैग का, जहाँ पर जो मटेरियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, कल्चर है, मटेरियल कल्चर है, वो आगे तो बढ़ गया, लेकिन जो नॉन मटेरियल है वो पीछे रह जाता है। नॉर्म्स, वैल्यूज जो नॉन मटेरियल है वो पीछे रह जाती हैं। उसको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया ऑगबर्न ने, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। बहुत बार आ चुका एग्जाम में, तो मेरा अजम्पशन है कि एग्जाम में अब नहीं पूछेगा, बट याद कर लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि कल्चरल लैग किसने दिया, ठीक है। अगेन, जब मैं बताया था पिछले बार जब सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके डेफिनेशंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसमें से एक कॉन्सेप्ट है कल्चर का। कल्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका डेफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है। कल्चर का, स्टेटस का, रोल का, कभी कभी सोसाइटी का, सोशियोलॉजी का, ये कुछ की टर्म्स हैं जिनके डेफिनेशंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम। ऐसा नहीं कि बाकी के नहीं आएंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके डेफिनेशंस डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। उसमें से कल्चर का डेफिनेशन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। अधिक से अधिक हम जब पीवाईक्यू देखें तो मैक्सिमम टाइम कल्चर का डेफिनेशन तो रहता ही है। तो पिछले आप यूट्यूब पे आप एक मेरा वीडियो भी है कल्चर पे, आप उसमें देखेंगे कि मैंने कई सारे डेफिनेशंस बताए हैं, क्योंकि वो एग्जाम्स में आते हैं। तो उसी तरीके से क्वेश्चन है कि द कल्चर इज़ ए वे ऑफ लाइफ, द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज़ द वे ऑफ लाइफ, राल्फ लिंटन का डेफिनेशन है। इस तरीके से
और भी डेफिनेशन है जो आपको याद करने होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि कल्चर के अगर आपको डेफिनेशंस मिलते हैं 10-15 डेफिनेशन है जो मेजर डेफिनेशंस हैं, आप एक जगह कंपाइल कर लीजिए और उसको याद कीजिए, क्योंकि कल्चर के डेफिनेशंस काफ़ी बार देखा गया है। ठीक है। एन यूनिलिनियल किन ग्रुप क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ टोटम इज कॉल्ड व्हाट। तो इसमें 3 चीज़ है। यूनिलिनियल मतलब या तो सिर्फ फादर के साइड से या मदर के साइड से लीनियज देख रहे हैं। क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, तो मतलब एक कॉमन एंसेस्टर रियल या कभी इमेजिनरी, वहाँ से एक निकल के आए हैं, उन्हीं के लीनियज है, और एक टोटम से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए जो टर्म्स हैं वो टर्म यूज़ किया जाता है वो क्लैन का है। ठीक है, कुटुंब या क्लैन, कि क्लैन में ऐसा होता है कि सब एक ही, ऐसा कहते हैं कि एक ही लीनियज के हैं, यूनिलिनियर मतलब या तो फादर साइड से या मदर साइड से, और एक कॉमन एंसेस्टर को मानते हैं, एंड देन एक चीज़ जो एक टोटम वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिएगा कुछ लोग अब तो मॉडर्न सोसाइटी में कम देखने को मिलता है, वो आप देखेंगे एक टोटम से एक सिंबॉलिक चीज़ें कुछ हो सकता है, कुछ सिंबल हो सकता है, उससे खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, और क्लैन का जो एक रिप्रेजेंटेशन उस टोटम से होता है उस क्लैन का। तो अगर कोई देख रहा है उस टोटम से, तो जो जान रहा है वो समझ जाएंगे कि किस क्लैन का पार्ट है। कभी कभी आप झंडे पे देखेंगे कुछ सिंबल बना हुआ है, तो सबको पता चल जाएगा कि इस क्लैन के लोग हैं। तो वो जो टर्म है यहाँ का आंसर जो होगा वो क्लैन होगा, जहाँ पर यूनिलिनियर किन ग्रुप क्लेमिंग कॉमन डिसेंडेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ टोटम। तो आंसर है इज क्लैन। अनदर कॉमन क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फोकवेस किसकी बुक है, कई बार आ चुका है, सबनर की फेमस बुक है जो आपको याद कर लेनी होगी, कि पूछता है तो पता होना चाहिए, ये कई बार पूछा गया। तो फोकवेस एक फेमस बुक है जो सबनर की है, इसमें और अधिक दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन इसको याद कर लेना है। हु हैज़ आर्ग्यूड दैट डेवियंस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ एक्ट ऑफ अ पर्सन कमिट्स बट रैदर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एप्लीकेशन बाई अदर्स ऑफ रूल्स एंड सैंक्शन टू एन ऑफेंडर। से ये अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे जिसके, अब ये जो डेफिनेशन है, डेवियंस का डेफिनेशन यूजुअली याद नहीं किया जाता है। आप देखेंगे डेफिनेशंस इतने सारे हैं कि आप पढ़ नहीं पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है, अब ये है डेवियंस का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, इसमें दिमाग लगाना होगा। इसमें जो डेवियंस है वो किस अप्रोच से बात की गई है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बेकर है। ठीक है, हावर्ड बेकर, और जब आप पढ़ेंगे तो वो किस पर्सपेक्टिव से थे, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट के थे कि कन्फ्लिक्ट के थे, तो उस सेंस में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि डेफिनेशंस इतने सारे हैं कि सब डेफिनेशन आप याद नहीं कर सकते। तो किस अप्रोच की बात हो रही है, कि किस क्या फंक्शनिस्ट अप्रोच हो रहा है, कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कि इंटरैक्शनिस्ट हो रहे हैं, तो वो समझेंगे तब आपसे ये डेफिनेशन मिल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि बेकर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट थे और ये डेफिनेशन उसी चीज़ को बता रहा है, तब आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डेवियंस इज एन इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस का एक यूनिट है, बट डेफिनेशंस याद करना बहुत मुश्किल है। वो भी कई सारे लोगों ने डेवियंस के बारे में बात किया है, उसमें से हर किसी का डेफिनेशन याद करना मुश्किल है। तो इसीलिए किस अप्रोच, हर पर्सपेक्टिव जो मैं बात किया था, पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए, और उस पर्सपेक्टिव में मेजर थिंकर्स कौन थे, तब आपसे ये चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, द आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट एन ऑनलाइन डाटाबेस। डाटाबेस अब आपको याद होगा, सिलेबस के लास्ट में जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में जाएंगे, तो उसका जो लास्ट यूनिट है उसमें यही है कि कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन रिसर्च में किस तरीके से टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर यूज़ होता है या सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। उसमें से एक तरीका है डाटाबेस का, कि हमको अगर कुछ पेपर, जर्नल या थीसिस चाहिए, डिसर्टेशन चाहिए, तो हमको ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, उसका डाटाबेस होता है, और कई सारे ऐसे डाटाबेस हैं। तो इसमें से कौन नहीं है, तो पहली बात, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो एनोमी यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। एनोमी इज ऑड हेयर। अगर आपको ना क्वेश्चन समझ में आया ना ऑप्शन समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको एनोमी पता है क्योंकि आप शुरू से ही सोशियोलॉजी देखते आ रहे हैं, तो एनोमी का यहाँ कोई काम नहीं है। तो बिना कुछ पढ़े अगर आप एनोमी पे टिक कर देंगे तो भी आप देख लेंगे कि आपका आंसर सही है, क्योंकि एनोमी इज समथिंग है, नॉर्मलेसनेस की बात हो रही है। तो वहाँ ऑनलाइन डाटाबेस में एनोमी का क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शंस से ही आप इसको बना सकते हैं। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि प्रोक्वेस्ट पे भी आपको थीसिस मिलेगा, गूगल स्कॉलर पे भी आप कोई भी पेपर जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। एरिक भी आई थिंक यूएस का में बेस्ड डाटाबेस की कंपनी है। तो इस तरीके से आप
बना सकते हैं। तो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कुछ ऐसा कॉमन सेंस लगाइए कि एनोमी इस ऑप्शन में क्या होगा। एनोमी का क्या काम है कि जहाँ पर ऑनलाइन डाटाबेस है या नहीं है उससे कोई इस यहाँ पर इसका नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि ऑनलाइन डाटाबेस की बात हो रही है और एनोमी है, तो सिंपली टिक करिए, आगे बढ़िए। इस तरीके से दिमाग कॉमन सेंस भी लगाना है एग्जाम में कि क्या ऑप्शंस है, क्या सही हो सकता है। ठीक है, अगेन देखिए एक और कल्चर का डेफिनेशन है। द कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स। मतलब कल्चर में सब कुछ इंक्लूड है, उस सोसाइटी का नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ, कस्टम और बाकी सब चीज़ जो एक्वायर करता है। अ मैन एक्वायर्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। अगर आप उस सोसाइटी के मेंबर हैं तो आप एक्वायर करेंगे इन सब चीज़ों को, और जो ओवरऑल उस सोसाइटी का कल्चर है। तो दैट इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड इज ओनली विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस कल्चर। ठीक है, तो इसका कहना है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम नया कल्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज नॉट टोटली करेक्ट। कल्चर इज एन टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच कैन प्रोड्यूस न्यू कल्चर। ठीक है, जरूरी है, जैसे मोबाइल है, इंटरनेट आ गया, टेक्नोलॉजी के आने से नया कल्चर तो हुआ, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी होगा जरूरी नहीं है। इसके अलावा जैसे कोई बाहर से दूसरे सोसाइटी के मेंबर्स आते हैं तो भी हम नया कल्चर देखते हैं। तो यहाँ पर यह होगा कि अगर होता है कि टेक्नोलॉजी है, कि टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मीडियम, तो ऑप्शन सही था, लेकिन यहाँ पर इसने कहा ओनली टेक्नोलॉजी, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2022 का PYQ है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो आए थे 2022 में। अब आपको दिमाग लगाना है थोड़ा, कॉमन सेंस, सिलेबस को पढ़िए, फिर कुछ क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करेंगे सिलेबस के तो 60-70% चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, जैसे कुछ थिंकर्स के बारे में, कुछ बुक्स के बारे में, कुछ डेफिनेशंस के, तो वो आपको कब पता चलेंगे जब आप PYQs लगाएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ सिर्फ CUT का नहीं, बाकी कुछ JNU के PYQ जो CUT से पहले 2020-19 के देख लीजिए, या फिर BHU का जो होता था वो सब, और भी अगर यूनिवर्सिटीज़ जो एग्जाम लेती थी उनके भी अगर आप PYQs देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस जो आपको CUT PG से मिला है, एंड PYQs लगाइए जितने हो सके, तो आपको पैटर्न समझ में आ सकता है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी ईजी, बट ओवरऑल पैटर्न वही होता है जैसा आप PYQ में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही क्वेश्चंस लगाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो कोई भी, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको इसका PPT चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा कि जो भी बैच से रिलेटेड आपको डाउट्स हैं आप नंबर पे कॉल कीजिए और आपको सारी जानकारी वहीं आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर नंबर बताया, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, जहाँ पर हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।